आप सभी दोस्तों का एक बार जीएस के इस सेक्शन में हार्दिक स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ा था। हुआ ये था कि दिल्ली सल्तनत के समय मोहम्मद बिन तुगलक के समय हम देखते हैं कि दक्षिण भारतीय क्षेत्रों में दो स्वतंत्र राज्यों का यहाँ पर उदय होता है। अलाउद्दीन खिलजी के समय जहाँ पर हम देखते हैं कि दक्षिण भारतीय क्षेत्रों को लगभग विजिट करने का उसने जो प्रयास किया था, या यूँ कह के पूरा दक्षिण भारतीय क्षेत्र मदुरई के क्षेत्र के अलावा लगभग वो दिल्ली सल्तनत में उसको मिला चुका था। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय तक आते आते दक्षिण भारतीय क्षेत्र विजित या यूँ कह के स्वतंत्र होने प्रारंभ हो जाते हैं। और हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में उनके द्वारा अनेगोंदी नामक स्थान पर अपनी राजधानी बनाते हुए उसको स्थापित कर दिया जाता है। और उसी क्रम में जब हरिहर और बुक्का नाम के दो भाई वहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा उनको कैद करके दिल्ली ले गया गया, वहाँ पर उनके द्वारा इस्लाम धर्म को अपनाएगा। जब इस्लाम धर्म को अपनाने के बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने देखा कि इन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया, तो अब उनको वापस उनके क्षेत्र में भेज दिया। एक दिल्ली सल्तनत के साम्राज्य विस्तार का प्रतिनिधि उनको माना और उनको जब वापस भेजा तो यहाँ पर संत विद्यारण्य के द्वारा उनको वापस हिंदू धर्म में परिवर्तित करके एक हिंदू साम्राज्य, मध्यकाल के एक हिंदू साम्राज्य की स्थापना उनके द्वारा कर दी जाती है, हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों के द्वारा। और संगम वंश की वहां से स्थापना शुरू हो जाती है। तो जब उनके द्वारा 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई, बुक्का प्रथम के द्वारा वहां पर एक कृष्णा नदी का जो क्षेत्र था, इस कृष्णा नदी के क्षेत्र में हरिहर और बुक्का नाम के जो दो भाइयों के द्वारा यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है। तो इसी समय हम देखते हैं कि 1347 ईस्वी में कृष्णा नदी से ऊपर वाले क्षेत्र में बहमनी जो साम्राज्य था उसकी स्थापना हो जाती है। और जो बुक्का प्रथम, मैंने बताया कि बुक्का प्रथम हरिहर और बुक्का नाम के जो भाई, तो जो बुक्का है इस बुक्का के द्वारा बोला गया कि कृष्णा नदी से ऊपर वाला क्षेत्र जो होगा और कृष्णा नदी से नीचे वाला क्षेत्र जो होगा वो इन साम्राज्यों की सीमा होगी। सीमांकन क्यों किया गया? क्योंकि हम देखते हैं जब बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य स्थापित हो जाता है तो इनके बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि ऊपर को वहां पर दिल्ली सल्तनत थी, यहाँ पर विजयनगर के पास साम्राज्य का विस्तार करने के लिए नीचे एक सीमा फिक्स थी जहाँ पर हिंद महासागर था। तो ऑब्वियसली इसके पास इसका ऑप्शन था कि ये ऊपर को साम्राज्य का विस्तार करे और ये बहमनी साम्राज्य जो है ये बहमनी साम्राज्य जो है वो विजयनगर की तरफ का अपना विस्तार करे। इसी के बीच में तुंगभद्रा और कृष्णा नदी का एक रायचूर क्षेत्र पड़ता था जो दोआब का क्षेत्र कहलाता है और एक बहुत उपजाऊ क्षेत्र हुआ करता था। तो यहाँ पर से कृषि या यूं कहें कृषि जो है उसमें का मुख्य संसाधन है या मुख्य आय का स्रोत है, और ये वो क्षेत्र है जो कृषि की दृष्टि से बहुत उपजाऊ क्षेत्र। तो इस पर संघर्ष रहता था, इसको हटाने के लिए लगातार संघर्ष चलते रहते थे। और हरिहर प्रथम के समय हम देखते हैं कि बहमन शाह के द्वारा इस क्षेत्र को विजिट कर भी लिया जाता है। कहने का तात्पर्य क्या था कि जो विजयनगर और बहमनी साम्राज्य दो पैरेलल ये लगभग एक ही साथ में जब इनकी स्थापना होती है, एक बहमनी साम्राज्य मुस्लिम साम्राज्य है और विजयनगर हिंदू साम्राज्य है, दोनों साम्राज्य आपस में लड़ते रहते हैं। तो बुक्का प्रथम ने बोला कि कृष्णा नदी को उसने पहली बार विजयनगर और बहमनी राज्य के बीच की सीमा माना था। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हरिहर और बुक्का ने किस तरीके से विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे जो उसके शासन व्यवस्था थी, उस शासन व्यवस्था से उसके जो साम्राज्य में रहने वाले जो अमीर थे, जो अमीर मुसलमान थे, वो उससे तंग आ चुके थे। और अमीर मुसलमानों ने एक फैसला लिया कि वो एक अलग साम्राज्य की स्थापना करेंगे दक्षिण भारत में, और वो कहलाया बहमनी साम्राज्य। और इसकी स्थापना की जाती है जिसके द्वारा जफर खां के द्वारा, जिसे हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है। अब बहमनी साम्राज्य ये वो कृष्णा नदी का क्षेत्र, इससे नीचे का विजयनगर साम्राज्य हो गया और इससे ऊपर वाला क्षेत्र जो हो गया बहमनी साम्राज्य। ये जो मैंने लिखी है रेड मार्क जो लिखे हैं, इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से बहमनी साम्राज्य में जब अंतिम शासक होता है तो अंतिम शासक के बाद ये बहमनी साम्राज्य छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है। कहीं कहीं 5 अलग साम्राज्यों में उसका विभाजन हो जाता है। तो यही वो बीजापुर, अहमदनगर, बरार, बीदर और गोलकुंडा वो 5 साम्राज्य हैं जिनमें ये विभाजन हो जाता है। इसको हम अभी देखेंगे। फर्स्ट कि आपने ये मैप अपने दिमाग में बिठा दिया होगा। तो सीधे चलते हैं संस्थापक से। तो संस्थापक जैसे कि मैंने बताया कि जफर खां या हसन गंगू के द्वारा 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना कर दी जाती है। और इसने अपनी राजधानी को गुलबर्गा नामक एक जगह पे, जैसे वहां पर अनेगोंदी विजयनगर साम्राज्य की प्राथमिक राजधानी थी, यहाँ पर भी गुलबर्गा इनकी प्राथमिक राजधानी है। वहां पर से अनेगोंदी
से विजयनगर, जो वर्तमान में हम्पी के नाम से जाना जाता है, वहां पर राजधानी स्थानांतरित कर दी जाएगी। तो यहाँ पर गुलबर्गा से भी बाद में राजधानी को स्थानांतरित कर दिया जाएगा बीदर में या मोहम्मदाबाद नगर में। यहाँ पर से भी गुलबर्गा को राजधानी से परिवर्तित करके बीदर राजधानी बना दी जाएगी। वो हम पढ़ेंगे। तो जब सबसे पहले जब इसने स्थापना की 1347 में, तो इसमें जो अपना क्षेत्र था या अपना साम्राज्य था उसको 4 क्षेत्रों में बांटा। गुलबर्गा, दौलताबाद, बरात और बीदर, इन 4 क्षेत्रों में बांटने वाला जो था वो था जफर खां या हसन गंगू। अब इसने एक उपाधि ली थी और इसकी उपाधि थी, इसकी उपाधि जो थी इसको बोला जाता है इसको जो संस्थापक है जफर खां या हसन गंगू, इसको बोला जाता है आपका बहमन शाह। ठीक है, नसीरुद्दीन बहमन शाह इसकी जो उपाधि थी, आप इसको याद रखिएगा। अब हुआ क्या कि जब नया नया साम्राज्य बना था, तो नए नए साम्राज्य बनने के कारण इसने अपने क्षेत्र में, अपने साम्राज्य में रहने वाले जितने भी हिंदू शासक थे, उन हिंदू शासकों के साथ इसने मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने की कोशिश की। क्योंकि वो नया नया साम्राज्य था, तो वो हिंदुओं से या हिंदू शासकों से या हिंदू जितने भी उसके साम्राज्य में रहते थे उनसे वो दुश्मनी नहीं लेना चाहता था, और इसीलिए उनको खुश करने के लिए उसने कई पद दिए, उनको कई जागीरें दी और जजिया भी इसने लगाया था। हमने पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि जजिया जो होता था वो एक गैर मुसलमानों पर लगाया जाने वाला धार्मिक कर था। इसने मुसलमान होते हुए भी हिंदुओं पर जजिया नहीं लगाया था। ठीक है, तो इस वंश में इसके बाद जो इसका बेटा बनता है शासक मोहम्मद शाह प्रथम 1358 से 1378 तक इसका शासनकाल रहता है। और इसके बारे में आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि इसने जब हुक्का प्रथम कौन? हुक्का प्रथम इसने जो बहमनी साम्राज्य है, इस बहमनी साम्राज्य का जब शासक मोहम्मद शाह प्रथम बनता है, तो इसने विजयनगर साम्राज्य में उसमें जो शासक हुक्का प्रथम था उसके खिलाफ युद्ध में या विजयनगर के खिलाफ युद्ध में पहली बार बारूद का प्रयोग किया। हम पढ़ते हैं मध्यकालीन भारत में कि भारत में पहली बार बारूद का प्रयोग जो बाबर था, बाबर ने अपने तोपों के माध्यम से किया था। जब पानीपत के प्रथम युद्ध में वो बारूद, इन्हीं बारूदों का तुगलमा प्रदेश से जब युद्ध जीता है, तो बारूद वगैरह का प्रयोग करके वो युद्ध जीता है। और उससे पहले भी वो 4 युद्ध कर चुका था बाबर, और उनमें वो इस प्रकार से बारूद का प्रयोग करता था। लेकिन वो उत्तर भारत में, अगर दक्षिण भारत की बात करेंगे तो पहली बार युद्ध में बारूद का प्रयोग करने वाला था मोहम्मद शाह प्रथम, या यूं कहें कि भारत में पहली बार बारूद का प्रयोग करने वाला मोहम्मद शाह प्रथम। ठीक है, इसके बाद मोहम्मद शाह द्वितीय शासक बनता है। इसके बाद तजाउद्दीन फिरोज शाह, देखिए जिसके बारे में कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट होगा वो आपने याद रखना है। तजाउद्दीन फिरोज शाह ने फिरोजाबाद नगर भीमा नदी के किनारे यहाँ पर स्थापित किया था। भीमा नदी जो कि कर्नाटक के क्षेत्र में, आप देख सकते हैं कर्नाटक के क्षेत्र में बहती है, तो भीमा नदी के किनारे फिरोजाबाद नगर की इसने स्थापना की थी। और दक्षिण भारत में ये फिरोजाबाद नगर बसाया गया था, क्योंकि उत्तर भारत में फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जो शासक बनता है, जैसे मध्यकालीन भारत का, मध्यकाल का अकबर के नाम से भी जाना जाता है, जिसको बोलते हैं हम डेस्पोट बेनिवोलेंट, उसकी एक उपाधि है, उसके नाम से जाना जाता है। तो वो उत्तर भारत में या दिल्ली सल्तनत में, अगर दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य की स्थापना जब हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें फिरोजाबाद नगर अगर कोई आएगा तो तजाउद्दीन फिरोज शाह के द्वारा बसाया जाएगा। फिर इसके बाद जो बैठा है सिहाबुद्दीन अहमद शाह 1422 से 1436 तक। इसने क्या करा, जो राजधानी गुलबर्गा बनाई थी हसन गंगू ने, उसको स्थानांतरित करके ये राजधानी को ले जाता है बीदर, और इसका नाम बीदर का नाम चेंज करके रख देता है मोहम्मदाबाद, और मोहम्मदाबाद नाम इसका रख देता है। तो आपसे पूछ सकता है कि बीदर का नाम मोहम्मदाबाद रखने वाला कौन था? सिहाबुद्दीन अहमद शाह, जो कि एक बहमनी साम्राज्य का शासक था। न्यायप्रिय शासक इसको बोला जाता है पूरे बहमनी साम्राज्य का, जिसमें इसके लिए एक उपाधि इसको बोला जाता है कि संत अहमद वली के नाम से या संत अहमद शाह के नाम से भी इसको वहां पर जाना जाता है। फिर इसके बाद, इसके बीच में ही इसके बाद एक शासक बनता है हुमायूं। हुमायूं एक उत्तर भारत में हम पढ़ेंगे मुगल काल में, वो हुमायूं अलग, ये हुमायूं अलग। ठीक है, हुमायूं इसको उसमें क्रूर शासक बहमनी साम्राज्य को बोला जाता है, और इसकी एक उपाधि थी दक्कन का नीरो। उपाधि तो नहीं, इसको टाइटल दिया गया, ये दक्कन का नीरो के नाम से भी जाना जाता था। और इसके बाद मोहम्मद शाह तृतीय नाम का भी शासक बनता है 1463 से 82 में। इसके समय में एक महत्वपूर्ण पद पर रहा था इसका महमूद गवा। महमूद गवा नाम का एक व्यक्ति इसके शासन में ये वजीर के पद पर रहता है। आप जानते हैं कि वजीर राइट हैंड हुआ करता था प्रधानमंत्री के रूप में, या सामान्य प्रशासन का जो हेड हुआ करता था वो वजीर ही देखा करता था। ठीक है, और इस मोहम्मद गवा को ख्वाजा जहां की भी उपाधि दी गई थी।
इंपोर्टेंट है, याद कीजिएगा। सबसे इंपोर्टेंट इसके बाद एक चीज और आती है कि मोहम्मद गवा ने ही जो राजधानी हमारे गुलबर्गा हम देख रहे हैं, तो वो गुलबर्गा क्षेत्र जब जफर खान के द्वारा अपने साम्राज्य को 4 क्षेत्रों में बांट के गुलबर्गा उसमें से राजधानी बनाई। जब मोहम्मद शाह का ये वजीर मोहम्मद गवा आता है तो इन्हीं 4 क्षेत्रों को भी वो 8 क्षेत्रों में विभाजित कर देता है। 8 क्षेत्रों में विभाजित क्यों करता है? क्योंकि इसी के समय पे मोहम्मद शाह के समय पे लगभग बोला जाता है कि सारा का सारा प्रशासन की जो बागडोर थी इसी मोहम्मद गवा के हाथों में थी, और ये प्रशासन को और अधिक रूप से या सुदृढ़ रूप से चलाने के लिए, प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए इसने छोटे छोटे साम्राज्यों में या छोटे छोटे क्षेत्रों में इसको बांट दिया था। ठीक है। और निकितन नाम का जो रूसी यात्री था मोहम्मद शाह तृतीय, जो कि एक बहमनी साम्राज्य है उसका शासक है, बहमनी साम्राज्य की यात्रा करने वाला निकितन जो कि एक रूसी यात्री था, वो मोहम्मद शाह तृतीय के समय में बहमनी साम्राज्य की यात्रा उसने की थी। हमने इससे पहले भी पढ़ा था किस तरीके से डोमिंगो पेगोस हो गया, बारबोसा हो गया, है ना, अब्दुल रज्जाक हो गया, ये इब्न बतूता इसके समकालीन हो गया, ये सारे के सारे हमें विजयनगर के जब शासक बताए तो उनके शासकों में हमने इस चीज को जिक्र किया। तो इसी प्रकार बहमनी साम्राज्य में भी निकितन का नाम आप याद रखिएगा। और इस वंश का सबसे अंतिम शासक जो है खलीमुल्लाह या कलीमुल्लाह जिसको बोला जाता है, जब ये अंतिम शासक बना तो इसके बाद बहमनी साम्राज्य 5 छोटे छोटे साम्राज्यों में टूट गया, जिसमें से बरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर, ये 5 छोटे छोटे साम्राज्य में बहमनी साम्राज्य टूट गया था। अब यहाँ पर जिसने इन साम्राज्यों की स्थापना की उसी के आधार पर इनके अलग अलग वंश इसमें चलते थे। जैसे बरार में बरार फतेहुल्लाह इमाद शाह के नाम से, अगर यहाँ पर जब इसने बरार की स्थापना, देखो बरार क्या है, ये कृष्णा नदी हो गया, कृष्णा नदी से सबसे दूर का क्षेत्र कौन सा क्षेत्र हो गया? बरार नदी, अर्थात जो इसका बहमनी साम्राज्य का सबसे उत्तरी क्षेत्र अगर बोले तो बरार क्षेत्र। तो साम्राज्य का जो सीमा हो जाएगी वो कौन कौन सी हो जाएगी? बरार से लेकर के कृष्णा नदी की। तो सबसे उत्तरी जो क्षेत्र था वो अपना अलग हो गया। बीजापुर यहाँ पर, बीजापुर को आप देखोगे 1510 में जब गोवा पर पुर्तगालियों ने अपना अधिकार कर लिया तो इसी बीजापुर के अधीन गोवा रहता था, और इसी बीजापुर के शासक आदिल शाह से उन्होंने 1510 में गोवा को छीना था। और गोवा को छीनने वाला था अल-बुकर, जो हमने पढ़ा था कि अल्मेडा के बाद दूसरा पुर्तगाली व्यापारी यहाँ पर आता है। ठीक है। तो बीजापुर ये हो गया। तीसरा हो गया अहमदनगर, जहाँ पर मणिकर्णन ने इसको स्थापना किया। गोलकुंडा कुली कुतुब शाह और बीदर अमीर अली वरीद। इन्हीं के आधार पर इनके वंशों के नाम दे दिए गए, जैसे अहमदनगर में निजाम शाही वंश, बरार में इमाद शाही वंश, बीदर में कुतुब शाही वंश, गोलकुंडा में आपका कुतुब शाही वंश, बीदर में बीदर वरीद शाही वंश और बीजापुर में आदिल शाही वंश। इस तरीके से ये नाम हमारे इनके वंश के वहां पर आ जाते हैं। अब हुआ क्या कि इसी बीच जो रायचूर क्षेत्र में दोआब का क्षेत्र होता है उसी के लिए ये जो बहमनी और विजयनगर साम्राज्यों के बीच में लगातार संघर्ष जारी रहे। जब बीजापुर में बहमनी साम्राज्य का सबसे लास्ट राजा ये कलीमुल्लाह आता है, इसके बाद 5 भागों में जब बहमनी साम्राज्य बढ़ जाता है तो इन 5 भागों में से 4 भाग बरार को छोड़ के जो 4 साम्राज्य थे, क्वेश्चन आता है कि किसने विजयनगर के साथ युद्ध में भाग लिया था। ठीक है। तो बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर, ये 4 साम्राज्य बहमनी साम्राज्य के, इन्होंने विजयनगर जो था, इस विजयनगर के साथ 1565 ईस्वी में एक फेमस युद्ध होता है, या कि उसको बोला जाता है कि इतिहास के सबसे डेडलिएस्ट वॉर्स में से, भारत के इतिहास में सबसे डेडलिएस्ट वॉर्स में से अगर कोई वॉर है उनमें से एक है 1565 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य के इन 4 छोटे साम्राज्य और विजयनगर के बीच हुआ तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा जिसको राक्षसी तमड़ी का युद्ध भी बोला जाता है। ठीक है। राक्षसी और तमड़ी नाम के जो बोला जाता है कि ऐसे क्षेत्र थे उनके बीच में किसी एक मैदान पर ये युद्ध लड़ा गया था। ठीक। तो 1565 ईस्वी में ये तालीकोटा का युद्ध आप याद रखिएगा बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के बीच में होता है, और विजयनगर जिसमें बुरी तरीके से हार जाता है। अब इसके बाद क्या होता है? ठीक है। इसके बाद होता यह है कि जो बरार वाला क्षेत्र है, बरार वाले क्षेत्र को 1574 ईस्वी में जो अहमदनगर है या निजामी वंश है, निजामी वंश के द्वारा अधिकार इसको कर दिया जाता है। ठीक है। इसके बाद में अहमदनगर पर हम देखते हैं कि अकबर के दक्षिण बिहारों में यहाँ पर अकबर के द्वारा इसको मुगल काल में, मुगल वंश में या मुगल साम्राज्य में मिला दिया जाता है, जहाँ पर शाहजहां के शासनकाल तक पूरी तरीके से आ जाता है। बीदर में क्या होता है?
बीदर को कब्जा लेता है बीजापुर 1619 ईस्वी में, ठीक है। और बीजापुर पे भी हमने देखा था कि इसके अधीन 1510 ईस्वी में गोवा जो क्षेत्र था वो पुर्तगालियों के द्वारा इससे छीन लिया जाता है। गोलकुंडा पर क्या होता है, औरंगजेब बोला जाता है कि इसने अपने साम्राज्य के अंतिम दिनों में जो अपना जीवन बिताया वो दक्षिण अभियान में बिताया, और इसी के तहत इसने गोलकुंडा को भी अपने या मुगल साम्राज्य के अधीन ले लिया। तो इस तरीके से जितनी भी चीजें हमने विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बारे में हमको मालूम होनी चाहिए थी। उम्मीद है कि हमने इन वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक उन सभी पॉइंटों को पहुंचाने का प्रयास किया होगा, और इसको समझने का प्रयास कीजिए और इसी तरीके से इसको याद करने का भी कोशिश कीजिए।